हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे, माय ऑफिशियल चैनल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट। ठीक है, आज मैं लेके आया हूं हिंदी का महत्वपूर्ण अभ्यास। ठीक है, मॉक टेस्ट लेके आया हूं हिंदी का। ठीक है, मॉक टेस्ट है हिंदी का, महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है जिसमें मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं और ये क्वेश्चन कि जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आईएमपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। याद रखिएगा, इनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ये 20 जो क्वेश्चन है इनका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा इस पार्ट में। ठीक है, तो हिंदी का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद और भी पार्ट्स इसके होंगे, जितने पार्ट्स में कवर होंगे उतने पार्ट्स में यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि सुबरन को खोजत फिरे कवि अभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या संदेह अलंकार। सुबरन को खोजत फिरे कवि अभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है या श्लेष अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है या संदेह अलंकार। तो ये अलंकारों के प्रकार। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये अलंकारों के प्रकार हो गए। ठीक है, मतलब जो अलंकार हैं आपके, ठीक है, वो अलंकारों के प्रकार हो गए। तो पहली बात ये जानिए कि अलंकार कहते किसे। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। याद रखिएगा, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, किसका? अलंकार का। ठीक है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आभूषण। ठीक है, क्या होता है आपका? आभूषण। ठीक है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं क्या? आभूषण बोलते हैं। जिस प्रकार अब अलंकार की डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? अलंकार की आप डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण आदि काव्य अलंकारों, स्वर्ण आदि से आभूषण से शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है, शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आपका आभूषण। याद रखिएगा, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। और आभूषण से मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार मानव शरीर में, ठीक है, जिस प्रकार मानव शरीर में स्वर्ण आदि, स्वर्ण मतलब सोना आदि के आभूषण पहनने से मानव शरीर की जो शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, मानव शरीर की शोभा क्या होती है? बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य अलंकारों में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का यूज किया जाता है। ठीक है, अलंकार का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें हिंदी के कवि जो केशव दास हैं उनको क्या बोलते हैं? हिंदी के कवि। ठीक है, हिंदी के कवि केशव दास। ठीक है, हिंदी के कवि कौन? केशव दास। याद रखिएगा, हिंदी के कवि केशव दास को क्या कहते हैं? अलंकारवादी कवि कहते हैं। ठीक है, अलंकारवादी कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकारवादी कवि कहते हैं हिंदी के कवि केशव दास को। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी के कवि केशव दास को क्या कहते हैं? अलंकारीवादी कवि कहते हैं। ठीक है, हिंदी के कवि केशव दास को अलंकारीवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, अलंकार के अगर हम प्रकार की बात करें, याद रखिए अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अलंकार के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपका पहला अलंकार होता है आपका शब्दालंकार। ठीक है, याद रखिएगा, पहला अलंकार कौन सा होता है? शब्दालंकार होता है। नेक्स्ट आपका जो अलंकार होता है वो होता है आपका अर्थालंकार। ठीक है, कौन कौन से अलंकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका शब्दालंकार। याद रखिएगा, शब्दालंकार। ठीक है, एक होता है शब्दालंकार। सेकंड नंबर होता है आपका अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो आपका होता है वो होता है आधुनिक। ठीक है, वो होता है आपका आधुनिक या पश्चात। ठीक है, पश्चात अलंकार। ठीक है, पश्चात अलंकार होता है। मतलब 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। एक तो शब्दालंकार हो गया, दूसरा आपका अर्थालंकार हो गया, तीसरा आपका आधुनिक या पश्चात अलंकार होता है। मतलब 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। तो शब्दालंकार का मतलब क्या होता है? पहले ये देख लीजिए। शब्दालंकार मतलब क्या होता है? जो शब्द पर आश्रित होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार मतलब क्या होता है? जो शब्द पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जो शब्द पर आश्रित होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है,
जो शब्द पर आश्रित होते हैं उनको क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। जो अर्थ पर आश्रित होते हैं उनको हम अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। जो अर्थ पर आश्रित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो अर्थ पर आश्रित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। और आधुनिक या पश्चात अलंकार, ठीक है, आधुनिक या पश्चात अलंकार किसको बोला जाता है, आधुनिक काल में पश्चात साहित्य में आए अलंकार को क्या कहते हैं, हम आधुनिक या पश्चात अलंकार कहते हैं, ठीक है। आधुनिक काल में क्या लिख सकते हैं इसको, आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल में क्या लिख सकते हैं अपन, आधुनिक काल में पश्चात साहित्य में, ठीक है, पश्चात साहित्य में आए अलंकारों को हम क्या कहते हैं, आधुनिक या पश्चात अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा अलंकार की थोड़ी सी डिफिनेशन, थोड़ी सी अलंकार के बारे में जानकारी, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे, आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, सुबरन को खोजत फिरै कब अभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार है आपका, सेकंड नंबर, मतलब श्लेष अलंकार है इसमें, ठीक है। याद रखिए कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ठीक है। सेकंड नंबर जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आप किसने समझे हुआ है, प्रणाम करने योग्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रणाम करने योग्य को क्या कहते हैं, प्रणाम करने योग्य को क्या कहा जाता है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रणाम करने योग्य को क्या कहा जाता है, प्रणमय कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्रणय, मतलब सेकंड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आप किसने समझे हुआ है, विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, मतलब ज्वाइनिंग, ठीक है। ज्वाइनिंग मतलब क्या होता है आपका, संधि हो गया, ठीक है। ज्वाइनिंग मतलब क्या होता है, संधि होता है। तो संधि पहली बात तो याद रखिए कि संधि कहते किसे, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखिए कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग मतलब क्या होता है, संधि होता है। और संधि किसे कहते हैं, मतलब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है। याद रखिएगा क्या, दो समीपवर्ती, किसे, समीपवर्ती, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, ठीक है, जो क्या होता है, जो विकार या विकार मतलब बोल सकते हैं अपन परिवर्तन, ठीक है, जो विकार या परिवर्तन, ठीक है, उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है ना, वह संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, वह संधि कहलाता है, ठीक है। वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, क्या, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, ठीक है। और संधि के पहले शब्द के, याद रखिएगा, संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ठीक है, संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ठीक है, संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ठीक है, अंतिम वर्ण एवं, ठीक है, दूसरे शब्द के, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरे शब्द के आदि वर्ण, ठीक है, आदि वर्ण का मेल होता है, आदि वर्ण का क्या होता है, मेल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का क्या होता है, मेल होता है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं क्या, जैसे देवालय, एग्जाम्पल में अपन लिया, आपने क्या लिया, एग्जाम्पल में आपने ले लिया क्या, देवालय, ठीक है, आपने ले लिया क्या, देवालय, ठीक है। अब इसको क्या आप संधि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देवधन क्या आलय, देवधन आलय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देवधन आलय, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, देवालय, ठीक है। इसी प्रकार जगत धन नाथ, क्या कर सकते हैं अपन, जगत, ठीक है, जगत धन नाथ, ठीक है, जगत धन नाथ, क्या लिख सकते हैं अपन इसको, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जगन्नाथ, क्या लिख सकते हैं, जगन्नाथ लिख सकते हैं, ठीक है। देव धन आलय देवालय, जगत धन नाथ मतलब जगन्नाथ, ठीक है। तो ये क्या है, संधि है, ठीक है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपने देखा क्या, देवालय, ठीक है, और जगन्नाथ, ये छोटे से एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल। उसके बाद देखते हैं कि संधि, ठीक है, संधि के आधार पर भेद कितने होते हैं, संधि वर्ण के आधार पर, ठीक है, संधि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, जानते हैं, संधि के वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। संधि वर्ण के आधार पर कितने भेद होते हैं, वो होते हैं आपके
तीन भेद। कौन कौन सा भेद होता है? जैसे कौन कौन से भेद होते हैं? वो होता है स्वर संधि, ठीक है, याद रखिए कौन सी वो स्वर संधि होती है, ठीक है। मतलब इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, तो विद्यालय में प्रयुक्त संधि होती है कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो वर्णों के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, वर्णों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो संधि तीन प्रकार की होती है वर्णों के आधार पर, ठीक है। वर्णों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, ठीक है। वर्णों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहला होता है आपका स्वर संधि, ठीक है, पहला स्वर संधि। दूसरा आप अगर दूसरा मान लें कौन सी? व्यंजन संधि। दूसरा आपका कौन सा होता है? व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा होता है? तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है आपका? विसर्ग संधि, ठीक है। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका होता है क्या? विसर्ग संधि, ठीक है। तो इसमें क्या बात करते हैं? पहले स्वर संधि की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या बात करते हैं? स्वर संधि, ठीक है। पहले स्वर संधि की बात कर लेते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो संधि का पहला वर्ण याद रखिएगा, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तीसरा कौन सा है आपका? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सॉरी, तीसरा कौन सा है आपका? विसर्ग संधि, ठीक है। तीन वर्णों के आधार पर संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? पहले ये देख लीजिए, स्वर संधि किसे कहा जाता है? स्वर संधि होती है जिसमें संधि का पहला वर्ण, याद रखिएगा, स्वर संधि किसे कहते हैं? संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो, ठीक है। स्वर संधि किसे कहेंगे? संधि का पहला वर्ण यदि स्वर है, ठीक है। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर है तो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि, सिंपल सा, ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? यदि संधि का पहला वर्ण व्यंजन है, ठीक है, यदि संधि का पहला वर्ण व्यंजन है तो उसे क्या कहेंगे? हम व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर संधि का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। स्वर संधि का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे देखिए, स्वर संधि का एग्जाम्पल अपन लेंगे जैसे स्वर संधि का एग्जाम्पल क्या होता है? नवागत, हमने मान लिया क्या? नवागत, ठीक है। स्वर संधि का हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या? नवागत, ठीक है। और नवागत को हम जब देखिए, स्वर संधि नवागत हो गया, इसको अपन एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नवधन आगत, ठीक है, नवधन आगत, ठीक है, नवधन आगत, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नवधन आगत, ये क्या है? स्वर संधि है, ठीक है, जिसमें संधि का पहला वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर है तो वो स्वर संधि होगी, ठीक है। इसमें संधि का पहला वर्ण कौन सा है? वा, ठीक है। संधि का पहला वर्ण कौन सा है आपका? वा, ठीक है, जिसमें आ स्वर वाला है, ठीक है। जो कौन सा है? आ स्वर वाला है। कौन सा है? आ स्वर वाला है, ठीक है, आ स्वर वाला है, ठीक है, जिसमें क्या है? आ स्वर वाला है। उसके बाद क्या लेते हैं? व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? संधि का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। संधि का पहला वर्ण अगर व्यंजन है तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है। संधि का पहला वर्ण अगर व्यंजन है तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे क्या? आपका वगीस, ठीक है, जैसे क्या? आपका वगीस, ठीक है। तो वक धन ईस, ठीक है, वक धन ईस इक्वल टू क्या होगा? वगीस। मतलब संधि का पहला वर्ण क्या है इसमें? का, ठीक है। संधि का पहला वर्ण क्या है इसमें? का, ठीक है। संधि का पहला वर्ण क्या है आपका? का, जिसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगर विसर्ग संधि की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आपका विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि में क्या होता है? यदि पहला वर्ण विसर्ग युक्त है, ठीक है, विसर्ग संधि की अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरा नंबर क्या है आपका? विसर्ग स्वर संधि। वर्णों के आधार पर संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग संधि का क्या डिफिनेशन होगी? विसर्ग संधि की डिफिनेशन ये होगी कि यदि पहला वर्ण विसर्ग युक्त है, ठीक है, यदि पहला वर्ण क्या है? विसर्ग युक्त है, ठीक है। याद रखिए, पहला वर्ण क्या है? विसर्ग युक्त है। पहला वर्ण क्या है? विसर्ग युक्त है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। विसर्ग क्या कहेंगे? विसर्ग युक्त है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल में ले सकते हैं आपका मनोरथ। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? मनोरथ, ठीक है। मनोरथ को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? मनः, क्या लिखेंगे? मनः धन रथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मनः धन रथ लिखेंगे। मतलब संधि का पहला वर्ण क्या हो जाएगा इसमें? ना,
ठीक है, संधि का पहला वर्ण क्या हो जाएगा इसमें, ना। ठीक है, संधि का पहला वर्ण क्या हो जाएगा इसमें, ना, मतलब जो विसर्ग युक्त है। ना क्या है, एक विसर्ग युक्त है। ठीक है, ना क्या है, एक विसर्ग युक्त है। ठीक है, ना क्या है, एक विसर्ग युक्त है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंशन हो गई, थोड़ी सी संधि के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, तो इसमें विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, दीर्घ स्वर संधि। मतलब सेकंड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन। राजपुत्र का समासिक विग्रह। ठीक है, राजपुत्र का समासिक विग्रह कौन सा होगा, बताइए। पुत्र का राजा, राजपुत्र का समासी विग्रह कौन सा होगा, पुत्र का राजा, या राजा का पुत्र, या राज्य योग्य पुत्र, या राज्य का पुत्र। राजपुत्र का समासिक विग्रह क्या होगा, बताइए। समास के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। पहले तो बताइए समास का मतलब क्या होता है। ठीक है, समास का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है, और आस। ठीक है, सम और आस, समास जिसको बोलते हैं क्या, समास। ठीक है, समास, समास हो गया। ठीक है, समास का मतलब क्या होता है, जिसमें दो वर्ड हैं। ठीक है, समास का मतलब होता है जिसमें दो वर्ड है। ठीक है, समास में कितने पद हैं, समास में दो वर्ड है, याद रखिएगा। समास में कितने वर्ड हैं, दो वर्ड। एक तो है सम, ठीक है, एक तो सम है, और दूसरा कौन सा है, आपका आस है। ठीक है, सम है और आस है, मतलब आपका समास हो गया। क्या हो गया, समास। सम धन आस इक्वल टू क्या, समास। ठीक है, और सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है आपका संक्षिप्त। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है आपका संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है क्या, कथन। ठीक है, आस का मतलब होता है कथन या फिर शब्द। ठीक है, कथन या शब्द होता है। ठीक है, सम धन आस मतलब सम का मतलब संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है कथन या शब्द के मेल से बना होता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। ठीक है, संक्षिप्त कथन या शब्द जिसको बोलते हैं समास। ठीक है, संक्षिप्त कथन या शब्द जिसको क्या बोला जाता है, समास बोला जाता है। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, और आस मतलब होता है क्या, कथन या शब्द। कथन मतलब क्या होता है, आस मतलब क्या होता है, कथन या शब्द होता है। ठीक है, तो समास की डिफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं, समास की डिफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो समास की डिफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अधिक। ठीक है, याद रखिएगा, समास की डिफिनेशन क्या होगी कि दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या अपन लिख देते हैं कि दो या दो से अधिक। याद रखिएगा, समास की डिफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर। ठीक है, याद रखिएगा, शब्दों से मिलकर। ठीक है, शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, ठीक है, बने नए सार्थक शब्द। याद रखिएगा, बने नए सार्थक शब्द। ठीक है, बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास का मतलब क्या होता है, सम धन आस। समास का मतलब क्या होता है, सम धन आस। ठीक है, मतलब क्या आपका समास, और सम का मतलब क्या, संक्षिप्त, और आस का मतलब क्या होता है आपका कथन या शब्द। ठीक है, कथन या शब्द मतलब संक्षिप्त कथन या शब्द। ठीक है, और समास विग्रह अब दिया हुआ है आपका समास विग्रह, उसको भी देख लीजिए। अब समास विग्रह भी देख लीजिए एक बार, समास जब देख लीजिए तो समास विग्रह भी देख लीजिए। ठीक है, 2 मिनट इसको मैं इरेज कर लूँ। ठीक है, 1 सेकंड। समास विग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। समास विग्रह किसे कहेंगे अपन, देखिए समास विग्रह किसे कहेंगे, समस्त पद के सभी पदों को। ठीक है, समस्त पद के, याद रखिएगा, समास विग्रह किसे कहेंगे, समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह याद रखिएगा। समास विग्रह का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिए इसकी क्या होगी कि समस्त पद, याद रखिएगा क्या, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया। ठीक है, अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या, प्रोसेस या प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया समास विग्रह
क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? समास विग्रह या व्यास कहलाती है। याद रखिएगा, व्यास भी कहलाती है। ठीक है, व्यास कहलाती है। देखिए, समस्त पद के सभी पदों को, ठीक है, समस्त मतलब एक पूरा पद हो गया। ठीक है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं समास विग्रह या व्यास। ठीक है, या व्यास कहलाती है। समास विग्रह या व्यास कहलाती है। ठीक है, समास विग्रह या क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, समास विग्रह या क्या कहलाती है? आपकी व्यास कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं क्या? समास विग्रह का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे अपन ने ले लिया क्या, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि नील कमल। ठीक है, हमने क्या ले लिया? नील कमल। ठीक है, एग्जाम्पल हमने समास विग्रह का ले लिया क्या? नील कमल। ठीक है, हमने एक पूरा पद ले लिया। ठीक है, एक पूरा हमने पद ले लिया, क्या ले लिया? नील कमल। ठीक है, तो नीला है जो कमल, इसका विग्रह क्या होगा भैया? इसका विग्रह ये होगा कि नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कमल उसको बोलते हैं नील कमल। ठीक है, नीला है जो कमल उसको बोला जाता है क्या? नील कमल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं चौराहा। ठीक है, क्या ले लिया हमने? चौराहा ले लिया। ठीक है, तो चौराहा का मतलब क्या? चार राहों का समूह। क्या लिख सकते हैं इसको? चार राहों का समूह। ठीक है, चार राहों का समूह क्या हो गया आपका? चौराहा। ठीक है, क्या हो गया आपका? चौराहा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजपुत्र का जो समासी विग्रह होगा वो क्या होता है? राजा का पुत्र, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। जिस प्रकार से मैंने नील कमल को डिस्क्राइब किया, मतलब नीला है जो कमल, चौराहा मतलब क्या होगा? चार राहों का समूह। उसी प्रकार राजपुत्र का क्या होगा? राजा का पुत्र। ठीक है, इसमें दो पद भी होते हैं, याद रखिएगा, समास में दो पद होते हैं। एक तो पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? पूर्व पद होता है। पहला क्या होता है? पूर्व पद होता है। दूसरा क्या होता है? आपका उत्तर पद होता है। पहला पूर्व पद मतलब क्या? राजा क्या है? राजा क्या है? राज। ठीक है, पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। ठीक है, तो राज क्या है? राज पूर्व पद है। ठीक है, राज क्या है? पूर्व पद है। इसमें देखिए, इसमें पहला पद कौन सा है? इसमें ये पहला पद है, इधर ये पहला पद है, कौन सा? राज पूर्व पद है। ठीक है, राज पूर्व पद है। और पुत्र क्या है? आपका उत्तर पद। पुत्र क्या है? आपका उत्तर पद। ठीक है, इसमें दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। एक तो पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। दूसरा क्या होता है? उत्तर पद होता है। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। ठीक है, समासी विग्रह भी हो गया, समास के बारे में भी जानकारी हो गई आपकी, समासी विग्रह के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, और इसके सही जवाब की भी जानकारी हो गई आपको कि इस राजपुत्र का जो समासी विग्रह होगा वो है राजा का पुत्र। मतलब सेकंड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर देखिए, बसेरा में कौन सा शब्द, बसेरा में कौन सा प्रत्यय शब्द है? ठीक है, बसेरा में कौन सा प्रत्यय शब्द है ये आपको बताना है। ठीक है, बसेरा में कौन सा प्रत्यय शब्द है? ठीक है, बसेरा। ठीक है, बताइए बसेरा में कौन सा प्रत्यय शब्द है? रा। ठीक है, बसेरा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय शब्द है ये आपको बताना है। थोड़ी सी जानकारी पहले वर्णों के बारे में। ठीक है, पहले वर्णों के बारे में जानकारी रखिए, उसके बाद अपन आते हैं प्रत्यय में। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, वर्णों के, ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं। ठीक है, और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, शब्द, ठीक है, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? रूढ़। याद रखिएगा, पहला होता है रूढ़, दूसरा आपका होता है यौगिक। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? आपका यौगिक होता है। और तीसरा आपका योग रूढ़ होता है। ठीक है, योग रूढ़ होता है। ठीक है,
तीन प्रकार के शब्द होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। और यौगिक शब्द की रचना, ठीक है, योग रूढ़ होते हैं, मतलब शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हो गए, रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया, ठीक है। लेकिन मूलतः शब्द के दो भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मूलतः शब्द की बात करें तो मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से मूलतः शब्द के दो भेद होते हैं? एक तो रूढ़ होता है और दूसरा होता है आपका यौगिक, ठीक है। मूलतः शब्द के दो भेद होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। याद रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद, ठीक है। लेकिन मूलतः जो शब्द के भेद होते हैं, ठीक है, मूलतः जो शब्द के भेद होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। मूलतः शब्द के भेद कितने होते हैं? आपके दो होते हैं। पहला रूढ़ होता है, ठीक है, दूसरा आपका यौगिक होता है। दूसरा कौन सा होता है? आपका यौगिक, ठीक है। पहला तो रूढ़, दूसरा आपका यौगिक, ठीक है। तो मूलतः शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक हो गया, ठीक है। और यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है? यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वो तीन प्रकार से होती है, ठीक है। यौगिक शब्दों की जो रचना होती है, याद रखिएगा, मूलतः शब्द की रचना, मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं? मूलतः शब्द के भेद होते हैं दो। याद रखिएगा, मूलतः शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, ठीक है, रूढ़ और यौगिक, ठीक है। और यौगिक शब्दों की रचना के अनुसार, याद रखिएगा, यौगिक शब्दों की रचना के अनुसार, यौगिक शब्द की रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? यौगिक शब्द की रचना के आधार पर यौगिक जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। वो भी याद रखें कौन कौन से। एक तो होता है आपका उपसर्ग, ठीक है, कौन सा? उपसर्ग होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है? प्रत्यय होता है। दूसरा ये प्रत्यय जो आपने अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये प्रत्यय, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका? ये किसके प्रकार है? याद रखिएगा, यौगिक के प्रकार है, ठीक है। प्रत्यय किसका प्रकार है? यौगिक का प्रकार है, ठीक है। यौगिक शब्दों की जो व्युत्पत्ति होती है, इसके तीन प्रकार होते हैं। यौगिक शब्द के आधार पर यौगिक शब्द के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। यौगिक शब्द के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक तो उपसर्ग हो गया, दूसरा प्रत्यय हो गया और तीसरा कौन सा हो गया? समास हो गया। याद रखिएगा, तीसरा समास किसके भेद हैं? ये यौगिक के भेद है। समास भी यौगिक का भेद है, जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीन भेद होते हैं, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीन भेद होते हैं यौगिक के, याद रखिएगा, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग की हम बात करें, उपसर्ग की बात करें, क्योंकि समास की मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। समास की अगले क्वेश्चन में बात कर चुका हूं। उपसर्ग की अगर बात करता हूं, उपसर्ग, ठीक है। उप और सर्ग, उपसर्ग, उप का मतलब क्या होता है? देखिए, एक सेकंड इसको रेज कर लूं। उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग हो गया। फिर यौगिक के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं? तीन प्रकार के, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करते हैं उपसर्ग के बारे में, किसके बारे में? उपसर्ग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड बनते हैं, कौन कौन से? एक तो बनता है आपका उप और दूसरा बनता है क्या? आपका सर्ग, ठीक है। दूसरा क्या बनता है? आपका सर्ग। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है आपका समीप, ठीक है। उप का मतलब क्या होता है? समीप होता है। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, ठीक है। उप सृष्टि करना, ठीक है। उपसर्ग सृष्टि करना। सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ठीक है। उपसर्ग का मतलब क्या होगा? उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। मतलब क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ठीक है। किसी शब्द के, लिख सकते हैं आप, किसी शब्द के समीप आकर, ठीक है, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ठीक है। नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है, ठीक है, उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय की अगर हम बात करें तो प्रति मतलब क्या होता है? साथ में, पर बाद में, ठीक है। प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं, प्रत्यय जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है, उसके हम थोड़ी सी बात कर लें। समय का अभाव है लेकिन थोड़ी सी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। प्रत्यय के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रत्यय के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो प्रति, ठीक है, प्रतिधन आय, ठीक है, प्रतिधन आय। तो प्रत्यय मतलब क्या होगा? प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्यय को अगर डिस्क्राइब करें
तो प्रति का मतलब क्या होगा, प्रत्यय को हम डिस्क्राइब करते हैं प्रतिधन आय, ठीक है, प्रतिधन आय, ठीक है। तो प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, ठीक है, साथ में पर बाद में, ठीक है, साथ में पर बाद में, याद रखिएगा। और आय का मतलब क्या होगा, आय का मतलब क्या होता है आपका चलने वाला, आय का मतलब क्या, चलने वाला, ठीक है, आय का मतलब होता है चलने वाला। प्रति मतलब साथ में पर बाद में, आय का मतलब होता है चलने वाला, मतलब शब्द का अर्थ क्या हो गया, पीछे चलने वाला, शब्द का अर्थ क्या हो गया, साथ में पर बाद में, ये बोला है। प्रति का मतलब क्या होता है साथ में पर बाद में, आय का मतलब चलने वाला, अर्थ क्या होगा इसका, पीछे चलने वाला, ठीक है, पीछे चलने वाला। जैसे क्या, एग्जाम्पल में लेते हैं अपन क्या, दयालु, क्या लेते हैं, दयालु, ठीक है, एग्जाम्पल में हमने ले लिया क्या, दयालु, ठीक है। दयालु मतलब क्या, दया शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ है, आलू, ठीक है, दया शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ, आलू, जुड़ने से अर्थ की विशेषता आ गई क्या, आ, ठीक है। यहाँ पर आलू क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। दया शब्द में क्या आलू जुड़ा हुआ है, लास्ट में क्या जुड़ा है, दयालु, आलू है, ठीक है, दयालु, दयालु मतलब लास्ट में क्या जुड़ा हुआ, आलू, मतलब आलू क्या है, प्रत्यय, ठीक है, आलू क्या है, प्रत्यय, ठीक है, आलू क्या है, प्रत्यय। इसी प्रकार इसमें आपको बताना है कि प्रत्यय इसमें कौन, बसेरा में कौन सा प्रत्यय शब्द है, ठीक है, बसेरा में कौन सा प्रत्यय शब्द है, कौन सा प्रत्यय शब्द बताइए, कौन सा प्रत्यय शब्द है, वह है आपका एरा प्रत्यय शब्द है, मतलब सेकंड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, पका का तस्मत है, पका का तस्मत है, कौन सा तस्मत है, पक, मतलब थर्ड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाववाचक का वाक्य कौन सा है, ठीक है, भाववाचक का वाक्य कौन सा है, ये बताइए, भाववाचक का जो वाक्य है वो कौन सा है, भाववाचक का वाक्य कौन सा है, बच्चों से दौड़ा नहीं गया, ठीक है, बच्चे दौड़े, बच्चे दौड़ते हैं, या इनमें से कोई नहीं, बताइए भाववाचक का वाक्य कौन सा है, ठीक है, भाववाचक का वाक्य है फर्स्ट नंबर, बच्चों से दौड़ा नहीं गया, मतलब फर्स्ट नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या, बच्चों से दौड़ा नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कौन सा आपका, तस्मत, तत्सम, ठीक है, तत्सम कौन सा, पक्का तत्सम है, पक्का तत्सम है, कौन सा, पक, ये सही जवाब है, थर्ड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में, तत्सम, ठीक है, हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया हुआ है, ठीक है, हिंदी जो प्रत्यय हैं उसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लीजिए। हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, चार वर्गों में, वो कौन कौन से वर्ग हैं वो देख लीजिए आप। एक तो तत्सम हो गया जो आपको लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आपके तत्सम, ठीक है, दूसरा आपको कौन सा हो गया, तद्भव, ठीक है, तद्भव हो गया, ठीक है। इतिहास स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन से 4 वर्ग हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन से, एक तो तत्सम, एक तद्भव, और तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा है आपका देशज, ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका, देशज है, और चौथा आपका कौन सा है, विदेशज, ठीक है, विदेशज, तो चौथा आपको कौन सा है आपका, विदेशज, तत्सत, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तत् धन सम, याद रखिएगा, तत्सम, तत् धन सम, क्या बोलते हैं, तत्सम, तत्सम मतलब क्या होता है, तत् धन आपका सम, ठीक है, तत् धन सम मतलब उसके समान, ठीक है, तत् धन सम मतलब उसके क्या, उसके समान, तत्सम, ठीक है, उसके समान, जिसको बोलते हैं तत्सम, ठीक है। जैसे क्या अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि आते हैं किसमें, तत्सम में, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं तो क्या, मतलब ज्यों का त्यों, ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम की अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तत्सम की अगर हम डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो तत्सम की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्सम
उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक है, तत्सम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तत्सम का एग्जाम्पल हो सकता है क्या, अग्नि हो गया, ठीक है, ज्यों का त्यों हमने रखा हुआ है, ठीक है, वायु हो गया, ठीक है, ज्यों का त्यों हमने रखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पिता हो गया, ठीक है, माता हो गया, ठीक है, पिता हो गया, माता हो गया, आपका पत्र हो गया, ठीक है, पत्र हो गया, सूर्य हो गया, आदि ये सब आते हैं क्या, तत्सम में। ठीक है, क्या आते हैं, तत्सम में। तो इसका सही पक्का पका का तत्सम कौन सा है, पका का तत्सम कौन सा है, पक। ठीक है, थर्ड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थे आपके भाववाच्य का वाक्य कौन सा है। ठीक है, भाववाच्य का वाक्य कौन सा है, तो भाववाच्य का वाक्य इसमें कौन सा है, बच्चों से दौड़ा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने हो, फर्स्ट नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है, आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते में कौन सा रस है। ठीक है, आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते में कौन सा रस है, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस या विभत्स रस। बताइए कौन सा रस इसमें होगा। रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी, ज्यादा जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो रस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। याद रखिएगा, रस का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, आनंद होता है। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, आनंद होता है। ठीक है, आनंद को काव्य पढ़ने और सुनने से, ठीक है, आनंद मतलब क्या कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आनंद, मतलब काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, याद रखिएगा, काव्य को पढ़ने, ठीक है, काव्य को पढ़ने और, ठीक है, काव्य को पढ़ने और सुनने से, ठीक है, सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, रस काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। ठीक है, या रस क्या कहते हैं, रस काव्य की आत्मा। ठीक है, याद रखिएगा, रस जो है काव्य की क्या है, आत्मा है। ठीक है, रस क्या है, काव्य की आत्मा है। ठीक है, याद रखिए, रस काव्य की क्या है, आत्मा है या प्राण तत्व है। ठीक है, रस काव्य की आत्मा है और प्राण तत्व है। याद रखिएगा, रस काव्य की क्या है, आत्मा है और प्राण तत्व है। रस के कितने अंग होते हैं, रस के होते हैं 4 अंग। या ये भी याद रखिएगा, रस के कितने अंग होते हैं भैया, रस के होते हैं 4 अंग। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग। कौन कौन से, वो भी याद रख लीजिए। रस के होते हैं 4 अंग, वो भी होते हैं स्थायी भाव। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, कौन सा, सेकंड नंबर आपका विभाव हो गया, थर्ड नंबर क्या हो गया आपका, अनुभाव हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर आपका क्या, अनुभाव हो गया, और फोर्थ नंबर आपका क्या हो गया, संचारी भाव हो गया। कौन सा, संचारी भाव हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है, व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं भैया। रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग। एक तो स्थायी भाव, दूसरा विभाव, दूसरा कौन सा आपका विभाव, और तीसरा अनुभाव, चौथा आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, रस के प्रकार की अगर हम बात करें, ठीक है, रस के ये तो अंग हो गए। रस के कितने अंग होते हैं, रस के याद रखिएगा, रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, रस के प्रकार की हम बात करें तो रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के वैसे कितने प्रकार होते हैं, 11। ठीक है, रस के कितने प्रकार होते हैं, 11 प्रकार। ठीक है, रस के कितने प्रकार हैं आपके, 11 प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार हैं आपके, 11 प्रकार। कौन कौन से, जिसमें 2 रस जुड़े हुए हैं, कौन कौन से आपके, वात्सल्य रस और भक्ति रस जुड़े हुए हैं। वैसे प्रकार कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, वैसे प्रकार कितने होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन 2 रस इसमें जुड़े हुए हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है और रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं हम, रसराज। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज और रसपति भी कहा जाता है, रसपति। ठीक है, श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रसराज और रसपति भी कहा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी माना है, भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी माना है, 8 माना है। याद रखिएगा, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी माना है, 8 माना हुआ है। ठीक है,
श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में अगर बात करें, देखिए जो 11 रस हैं, जो 11 रस हैं, उसमें से 2 रस जो एक्स्ट्रा हैं, कौन कौन से? वात्सल रस और भक्ति रस, ठीक है, वात्सल रस और भक्ति रस, ठीक है, वात्सल रस और भक्ति रस जो 10वां और 11वां है, ठीक है। 10वां रस कौन सा है आपका? 10वां रस है आपका वात्सल रस। कौन सा? 10वां रस है आपका वात्सल रस, ठीक है। 10वां कौन सा है आपका? वात्सल रस है, ठीक है। और आपका 11वां रस, ठीक है, 11वां रस कौन सा? आपका भक्ति रस है, ठीक है। 10वां कौन सा? आपका वात्सल रस है और 11वां आपका भक्ति रस है, ठीक है। तो वात्सल रस और भक्ति रस किसके हैं? श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल रस और भक्ति रस आ जाते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस का जो व्यापक दायरा है, ठीक है, याद रखिएगा, श्रृंगार रस का जो व्यापक दायरा है, उस व्यापक दायरे में वात्सल रस और भक्ति रस को शामिल किया गया है, ठीक है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल रस को और भक्ति रस को यहाँ पे शामिल किया गया है, लेकिन जो रस की संख्या है, बेसिकली रस की संख्या यहाँ पे कितनी है? 9, ठीक है। रस की संख्या यहाँ पे कितनी है? 9। वो रस भी देख लीजिए कौन कौन से रस हैं, ठीक है। पहला रस है आपका श्रृंगार रस, देखिए पहला रस कौन सा है? आपका श्रृंगार रस है, ठीक है। दूसरा रस भी देख लीजिए, दूसरा रस आपका हास्य रस है, ठीक है। दूसरा क्या है? आपका हास्य रस। तीसरा रस कौन सा है? आपका करुण रस, ठीक है, तीसरा आपका करुण रस है, ठीक है। चौथा आपका कौन सा रस है? आपका वीर रस, ठीक है, चौथा आपका वीर रस है, ठीक है। 5वां कौन सा रस है? रौद्र रस है, ठीक है, रौद्र रस आपका 5वां। छठा आपका कौन सा है? भयानक रस है, ठीक है, छठा आपका कौन सा? भयानक रस है। 7वां आपका कौन सा है? 7वां विभत्स रस, ठीक है, 7वां कौन सा है? विभत्स रस, ठीक है, 7वां कौन सा आपका विभत्स रस। 8वां कौन सा है? आपका अद्भुत रस, ठीक है, 8वां आपका क्या है? अद्भुत रस, ठीक है। और 9वां आपका क्या है? 9वां, ठीक है, 9वां रस क्या है? आपका शांत रस, ठीक है, 9वां क्या है? शांत रस है। 10वां मैंने बता दिया वात्सल रस और 11वां आपने बता दिया भक्ति रस, ठीक है। तो ये श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में 2 रस शामिल हैं, कौन सा? वात्सल रस और भक्ति रस, ठीक है। और श्रृंगार रस को क्या बोला जाता है? रसराज और रसपति भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। श्रृंगार रस को रसराज और रसपति भी बोला जाता है, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 माना हुआ है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब में से आ गया, इसका जवाब क्या हो जाएगा? आंख निकल उड़ जाते क्षण भर में, क्षण भर कर आ जाते में कौन सा रस है? वो है आपका विभत्स रस। कौन सा रस है? विभत्स रस है, मतलब 4th नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्लियर दिखने लगा, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन सामने 9 नंबर क्वेश्चन दिखा है, वह स्थान जहां गमन संभव ना हो, ठीक है, वह स्थान जहां गमन संभव ना हो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, वह स्थान जहां गमन संभव नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? दुर्गम कहते हैं। मतलब 3rd नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? दुर्गम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, महाप्राण व्यंजन है, ठीक है, महाप्राण व्यंजन है, कौन सा महाप्राण व्यंजन भैया? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? का, गा और चा, या फिर रा, ला या वा, या फिर ता, था या ता, या फिर छा, छा, छा और खा, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? व्यंजन के बारे में अगर हम बात करें तो अभी मैंने स्वर के बारे में बात कर लिया ना, अगले स्लाइड में, अगले क्वेश्चन में मैंने स्वर के बारे में बात किया, तो स्वर के सारे पार्ट्स के बारे में मैंने बात किया हुआ है। अभी यहाँ पे केवल व्यंजन बस के बारे में बात करता हूँ मैं कि महाप्राण व्यंजन इसमें से कौन से हैं? का है, गा है, चा है, या फिर रा, ला, वा है, या 3rd नंबर ता, था, दा है, या फिर छा, छा, झा और खा है, छा, छा, झा और खा है, ठीक है। कौन सा है इसमें महाप्राण व्यंजन? तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि की अगर हम बात करें, देखिए व्यंजन संधि की अगर हम बात करते हैं तो स्वर या व्यंजन, ठीक है, याद रखिएगा, स्वर या व्यंजन, ठीक है, स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन के बाद, याद रखिएगा, व्यंजन के बाद, ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वक, धन, जैसे क्या? वक, धन, ईस,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, वक धन ईस को क्या बोलेंगे हम, वगीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वगीस बोलेंगे। ठीक है, वक धन ईस मतलब क्या होता है, वगीस। ठीक है, जिसमें क्या क्या हुआ है, देखिए का, ठीक है, का प्लस ई बड़ी ई, का प्लस ई बड़ी ई इक्वल टू क्या बनता है, बड़ी गी बनता है। ठीक है, का धन ई इक्वल टू क्या, बड़ी गी मतलब वगीस। ठीक है, क्या बना, वगीस बना। जैसे जैसे एक और ले लेते हैं सज्जन। ठीक है, जैसे एक हमने और ले लिया क्या, सज्जन। ठीक है, तो सत, ठीक है, क्या होता है, सत धन जन। ठीक है, सत धन जन। ठीक है, सत धन जन, इसमें क्या हो गया, ता प्लस जा, ता प्लस जा इक्वल टू क्या बना, आधा जा और जा बना, आधा जा और जा बना मतलब सत धन जन मतलब क्या बन गया, सज्जन। तो क्या इसकी डिफिनेशन क्या है कि व्यंजन के बाद, ठीक है याद रखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया क्या, वक धन ईस, वकीस मतलब का धन ई इक्वल टू क्या बनता है, गी बनता है। सज्जन, सत धन जन, तो दत्त जन जा मिलके बनता है क्या, आधा जा और जा मतलब जा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा का, गा और चा, महाप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, मित्र का पर्यायवाची है। ठीक है, मित्र का पर्यायवाची क्या है, मित्र का पर्यायवाची है आपका सुहृद। ठीक है, मित्र का पर्यायवाची क्या है आपका, सुहृद, मित्र का आपका पर्यायवाची है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, चैतन्य का विलोम क्या होगा। ठीक है, चैतन्य का विलोम क्या होगा। ठीक है, चैतन्य का विलोम क्या होगा, बताइए चैतन्य का विलोम क्या होगा, अचैतन्य, निराचैतन्य, मूर्छित या चैतन्य। ठीक है, चैतन्य होगा। ठीक है, चैतन्य का विलोम क्या होगा, अचैतन्य होगा, निराचैतन्य होगा, मूर्छित होगा या चैतन्य होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो क्या, मूर्छित। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा निषेध सूचक वाक्य है। ठीक है, कौन सा निषेध सूचक वाक्य है, निषेध सूचक मतलब जिसमें नहीं। ठीक है, तो निषेध सूचक वाक्य इसमें कौन सा है, निषेध सूचक वाक्य, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर है क्या तुम नहीं जाओगे, फिर नेक्स्ट नंबर है आपका फोर्थ नंबर, तुम नहीं जाओगे। बताइए इसमें निषेध सूचक वाक्य इसमें दिया हुआ है, कौन सा निषेध सूचक वाक्य दिया हुआ है, तो निषेध सूचक वाक्य कौन सा होगा इसमें, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा कौन, तुम नहीं जाओगे, निषेध सूचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, निषेध सूचक वाक्य है। ठीक है, तो वाक्य के बारे में अगर हम बात करें तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। ठीक है, याद रखिएगा सार्थक शब्दों का, ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, व्यवस्थित समूह। ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, अपेक्षित अर्थ, एक अर्थ प्रकट हो। ठीक है, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, मैं वाक्य के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिसमें अपेक्षित अर्थ क्या हो, प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, और वाक्य के बारे में अगर बात करें तो वाक्य के जो अंग होते हैं वो दो अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो होता है आपका उद्देश्य। ठीक है, एक क्या होता है आपका उद्देश्य होता है, और एक होता है दूसरा क्या होता है आपका विधेय। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है आपका विधेय होता है। एक उद्देश्य और दूसरा क्या होता है आपका विधेय होता है। वाक्य के भेद दो प्रकार से कर सकते हैं, वाक्य के भेद को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अंग दो हुए, ठीक है, वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय होता है। ठीक है, क्या होता है, उद्देश्य और विधेय। लेकिन वाक्य के भेद को हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं। वाक्य के भेद को हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं, एक तो होता है अर्थ के आधार पर, एक तो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेद की अगर हम बात करें तो वाक्य भेद दो प्रकार से होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर, ठीक है, एक तो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद,
और दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका रचना के आधार पर, पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आप देख लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 7, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं 7, फटाफट एक बार देख लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 7, कितने होते हैं 7 होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा पहला क्या होता है विधानवाचक, ठीक है। पहला होता है आपका विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है आपका निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। दूसरा फटाफट आप लिख लीजिएगा, पहला होता है आपका विधानवाचक वाक्य, दूसरा आपका निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है आपका आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा क्या होता है आज्ञावाचक वाक्य होता है, चौथा आपका होता है क्या प्रश्नवाचक वाक्य होता है, चौथा क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, पांचवा आपका होता है इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। छठा होता है आपका संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। छठा क्या होता है संदेहवाचक वाक्य होता है। और सातवां होता है आपका विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। सातवां क्या होता है आपका विस्मयवाचक वाक्य। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ फटाफट। फर्स्ट नंबर है आपका विधानवाचक वाक्य, सेकंड नंबर आपका निषेधवाचक वाक्य जो यहाँ पे दिया हुआ है निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट थर्ड नंबर होता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट नंबर आपका 5 नंबर आपका होता है 6 इच्छावाचक वाक्य होता है। 6 नंबर आपका होता है संदेहवाचक वाक्य होता है। और 7th नंबर आपका होता है विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आप बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर फटाफट आप ले लीजिए एक बार। रचना के आधार पर वाक्य के भी प्रकार ले लीजिए। रचना के आधार पर जो वाक्य की जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं एक बार फटाफट ले लीजिए। फटाफट एक फर्स्ट नंबर लिखिएगा संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संयुक्त वाक्य, ठीक है। दूसरा आपका होता है कौन सा मिश्रित वाक्य, दूसरा आपका मिश्रित वाक्य होता है, ठीक है। दूसरा आपका मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य लिख सकते हैं, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य दूसरा। और तीसरा आपका होता है आपका सरल वाक्य या जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य तीसरा होता है। रचना के आधार पर बात किया हूँ, ठीक है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, एक तो संयुक्त वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक है। तो ये हो गए वाक्य के प्रकार, जिसमें दिया हुआ क्या निषेध सूचक वाक्य कौन सा है, मतलब नकारात्मक वाक्य कौन सा है इसमें कि तुम नहीं जाओगे, इसमें क्या है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। कौन सा तुम नहीं जाओगे क्या है, ये नकारात्मक वाक्य है जिसमें नहीं प्रकट होता है, नहीं के माध्यम से वाक्य को दर्शाया जाता है, उसको बोलते हैं निषेध सूचक वाक्य, मतलब तुम नहीं जाओगे इसमें क्या है निषेध सूचक वाक्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, घर का वेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ क्या है। घर का वेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ क्या होगा। घर का वेदी लंका ढाए कहावत का होगा आपसी फूट से हानि, ठीक है। आपसी फूट से क्या होगी हानि होगी, ठीक है। आपसी फूट से क्या होगी हानि होगी, जैसे रामायण में, ठीक है। जैसे रामायण में विभीषण जी ने, ठीक है, रामायण में विभीषण जी ने। घर का वेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ क्या होगा आपसी फूट से हानि होगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, रातों रात का समासिक विग्रह क्या है, ठीक है। रातों रात का समासिक विग्रह क्या है, ठीक है। रातों रात का समासिक विग्रह क्या होगा, कई रात होगा, रात ही रात होगा, रात होगा, रात का समय होगा, बताइए कौन सा होगा। कई रात, रात ही रात में, रात में या रात का समय, बताइए समासिक विग्रह कौन सा होगा। समासिक विग्रह कौन सा होगा इसमें, अभी मैं समास के बारे में बात कर चुका हूं, तो आप अगर समास के बारे में नहीं देखे, समास के बारे में नहीं सुने हैं तो पिछले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, समास के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो रातों रात का समासिक विग्रह क्या होगा, रात ही रात में, रात ही रात में, मतलब सेकंड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है, ठीक है। रस के बारे में मैंने बात किया तो रस के कितने प्रकार मैंने बताया, 11 प्रकार मैंने बताया हुआ, ठीक है। और श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में 2 रस जो इंक्लूडेड है, कौन सा 10वां और 11वां, ठीक है, जिसको वात्सल्य और भक्ति रस बोलते हैं। कौन सा 10वां और 11वां श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में शामिल है, कौन से 10वां और 11वां, जिसको बोलते हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस, ठीक है। वैसे रस के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने कितना रस, भरत मुनि रस के कितने प्रकार बताया है, 8 प्रकार बताया है। भरत मुनि ने रस के कितने प्रकार बताया, 8 प्रकार बताया है, लेकिन रस के जो प्रकार होते हैं वो 9 प्रकार होते हैं।
वैसे कितने प्रकार होते हैं? 11 प्रकार होते हैं, जिसमें से श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में 2 रस शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो वात्सल्य रस शामिल है और दूसरा भक्ति रस शामिल है। ठीक है, तो एक कौन से रस शामिल है? एक तो वात्सल्य रस शामिल है और दूसरा कौन सा शामिल है? आपका भक्ति रस शामिल है। ठीक है, भक्ति रस शामिल। भरत मुनि कितने रसों की संख्या बताई? भरत मुनि रसों की संख्या 8 बताई गई है। देखिए यहाँ पे हास्य रस का स्थायी भाव, तो रस के बारे में आपको एक बार स्थायी भाव बता देता हूँ। ठीक है, फटाफट लिख लीजिएगा। श्रृंगार, ठीक है, पहला रस क्या है आपका? श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और या प्रेम होता है। ठीक है, रति या प्रेम, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका हास्य। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। करुण रस का तीसरा आप लिख लीजिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका शोक होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, वीर रस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर वीर रस का क्या स्थायी भाव होता है? वीर रस का होता है आपका उत्साह। ठीक है, वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। रौद्र रस का क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, भयानक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? भयानक। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय। ठीक है, भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। विभित्सा, विभित्स। ठीक है, विभित्स का स्थायी भाव क्या होता है? वो देख लीजिए, विभित्स का स्थायी भाव होता है जुगुत्सा। जुगुत्सा या घृणा। ठीक है, जुगुत्सा या घृणा होता है किसका? विभित्स का। ठीक है, विभित्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुत्स या घृणा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? अद्भुत। ठीक है, अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है, अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। ठीक है, अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। ठीक है, विस्मय या फिर क्या होता है? आश्चर्य। उसी प्रकार से शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है सम या निवेद्र। ठीक है, शांत रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा आपका सम या निवेंद्र। ठीक है, सम या निवेंद्र होता है। फिर नेक्स्ट आपका वात्सल्य रस। ठीक है, जो वात्सल्य रस आपका 10वां रस है। ठीक है, वात्सल्य रस क्या होता है? 10वां रस है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। ठीक है, वात्सल्य रति। ठीक है, क्या होता है आपका? वात्सल्य रति होता है इसका स्थायी भाव। फिर नेक्स्ट नंबर आपका भक्ति। ठीक है, नेक्स्ट 11वां रस जो है आपका भक्ति है। तो भक्ति का स्थायी भाव क्या होता है? भगवद। ठीक है, भगवद या रति या अनुराग। ठीक है, रति या अनुराग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके स्थायी भाव है। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास्य। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करि वदन, करुण आराग्रह सोई बुद्धि सस्य शुभ मनु सदन। छंद का नाम बताइए, कौन सा छंद होगा इसमें? ठीक है, इसमें बताइए कौन सा छंद होगा। तो छंद मतलब क्या होगा? ठीक है, छंद का मतलब क्या होता है? छद धातु। छंद किससे बना हुआ है? छद धातु से बना हुआ है। ठीक है, छंद किससे बना हुआ है? छद धातु से बना हुआ है। किस धातु से? छद धातु से बना हुआ है। छंद जो बना हुआ है वो छद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? आहाद्रित करना। जिसका अर्थ क्या होता है? आहाद्रित करना। जिसका अर्थ होता है आहाद्रित करना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या? आहाद्रित करना। ठीक है, मतलब खुश करना। आहाद्रित करना मतलब क्या होगा आपका? खुश करना। ठीक है, आहाद्रित करना मतलब खुश करना। छंद किस धातु से बना? छद धातु से बना हुआ है। छंद किस धातु से बना हुआ है? छंद बना हुआ है छद धातु से। और छंद का मतलब क्या होता है? आहाद्रित करना या खुश करना। ठीक है, सिंपल सा खुश करना। ठीक है, छंद का मतलब क्या होता है? आपका खुश करना। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप? वर्णों या मात्राओं को नियमित संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहाद्र पैदा हो तो उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, वर्णों, याद रखिएगा, वर्णों या मात्राओं। ठीक है, वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहाद्र पैदा हो। ठीक है, मतलब खुशी पैदा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, और छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। ठीक है, याद रखिएगा, छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल।
ठीक है। छंद का दूसरा नाम भी क्या, पिंगल, ठीक है। इसका कारण यह भी है कि छंद शास्त्र की आदि प्रेरणता पिंगल नाम के ऋषि थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पिंगल नाम की ऋषि थे, ठीक है। पिंगल नाम के कौन थे, आदि प्रेरणता ऋषि थे, ठीक है। आदि प्रेरणता कौन थे, पिंगल नाम के ऋषि थे, ठीक है। और कुछ छंद के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए कि छंद क्या है। छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक क्या होता है, व्याकरण, याद रखिएगा। जिस प्रकार गद्य का नियामक, ठीक है, जिस प्रकार गद्य का नियामक क्या होता है, व्याकरण, ठीक है। जिस प्रकार गद्य का नियामक क्या होता है, व्याकरण होता है, उसी प्रकार पद्य का नियामक, उसी प्रकार किसका, पद्य का नियामक क्या होता है, पद्य का नियामक होता है आपका छंद, क्या होता है, छंद होता है। जिस प्रकार पद्य का नियामक, जिस प्रकार गद्य का नियामक कौन होता है, व्याकरण होता है, उसी प्रकार पद्य का नियामक क्या होता है, छंद होता है, ठीक है। छंद के प्रकार की अगर हम बात करें तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। छंद के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला होता है वार्णिक छंद, दूसरा होता है आपका मात्रिक छंद, दूसरा क्या होता है आपका मात्रिक छंद होता है, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है आपका मुक्त छंद, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है आपका मुक्त छंद। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सोरठा। सही जवाब क्या हो जाएगा, सोरठा। जो सुमरत सिद्धि हो गणनायक करिवरन वदन करुण अनुग्रह सोई बुद्धि शशि शुभ मन सदन। मतलब कौन सा छंद होगा इसमें, सोरठा छंद होगा। फर्स्ट जवाब इसका सही जो हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, जगत का पर्यायवाची है, ठीक है। जगत का पर्यायवाची कौन सा है, 4th नंबर भुवन, ठीक है। जगत का पर्यायवाची कौन सा है आपका, भुवन, और 4th नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्य उपसर्गों से निर्मित पूर्ण और सार्थक रचना है, प्रत्ययों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना। वाक्य के बारे में बता चुका है, आपने नहीं देखा तो अच्छे से देख लीजिए। वाक्य के बारे में इसी स्लाइड में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उपसर्गों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना है, प्रत्ययों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना है, पदों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना है, संधि और समास से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना है, ठीक है। तो क्या है वाक्य, क्या है वाक्य, है पदों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना। मैंने अभी बताया हुआ है, वाक्य पदों से निर्मित पूर्ण और सार्थक संरचना, मतलब 3rd नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने हुआ है, अंग और आहा है, दीर्घ स्वर है, व्यंजन स्वर है, अयोग्य वाह है या लुप्त स्वर है, ठीक है। इसमें 3rd नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, अयोग्य वाह है, मतलब 3rd नंबर इसका जवाब सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।